हाय एवरीवन, उम्मीद है कि आपकी पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही होगी और प्रिपरेशन आपका शानदार ढंग से चल रहा होगा। मैं सोचा कि मैं आज मेरा जो एक जूनियर ट्रांसलेटर बनने तक का सफ़र है, जो अनुभव है, उसको मैं शेयर करूं। हाय, मेरा नाम उदयभान विश्वकर्मा है और इस समय मैं बिहार के पटना में सीएजी कार्यालय में नियुक्त हूं। इसी साल 2023 में जून में मैं यहाँ ज्वाइन किया हूँ और पहली बार ज्वाइन किया हूँ सीएसजी में एज ए जूनियर ट्रांसलेटर। बहुत मज़ा आ रहा है, शानदार है, जानदार है। और जो लोग अभी तैयारी कर रहे हैं वो चीज़ आप भी महसूस करोगे जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैंने भी वो चीज़ें महसूस की जिनकी अभी सिलेक्शन नहीं हुई है, तो वो उस समय क्या महसूस किया, अभी क्या महसूस हो रहा है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। और क्या क्या मैंने अनुभव किया, कैसे मटेरियल मैंने पढ़े और क्या टाइम टेबल था, कहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा आते थे, वो सारी चीज़ें मैं आपको आज शेयर करूँगा, बताऊँगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। उम्मीद है कि मेरा मतलब ये अनुभव शेयर करने का मतलब है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो अगर आप जूनियर ट्रांसलेटर के लिए तैयारी कर रहे हैं तो कहानी यहाँ से शुरू होती है। सबसे पहले मैंने 2017 में जीएसटी का फॉर्म भरा था। मैं यूँ ही साइबर कैफ़े में दूसरे फॉर्म को फिलअप करा रहा था, तो साइबर कैफ़े वाले ने बोला कि भाई ये भी एक फॉर्म आया है, अगर देखो अगर लायक है तो भर दो। तो फिर मैं उसका एलिजिबिलिटी, सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही आमतौर पे जो तैयारी करने वाले लड़के हैं पढ़ते हैं कि एलिजिबल हूँ कि नहीं हूँ। तो मैंने देखा कि ग्रेजुएशन में हिंदी इंग्लिश, उसके बाद से पीजी चाहिए आपका, मतलब हिंदी या इंग्लिश होना चाहिए, और पीजी में हिंदी या इंग्लिश होना चाहिए। मुझे मतलब उसमें पहली बार मुझे लगा, उस समय पहली बार मैं देखा कि जूनियर ट्रांसलेटर नाम से भी एक वैकेंसी आ रही है जिसे भरा जा सकता है। तो मैं फिलअप करवा दिया। पहली बार मेरा मुलाकात हुआ, मतलब परिचय हुआ जो एसएससी के द्वारा ट्रांसलेटर की वैकेंसी आती है। तो मैं बोला ठीक है भर दूँ। मैं भरवा दिया, चूँकि फॉर्म फिलअप हो गया था, परीक्षा देना ज़रूरी था। उस समय मैं जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहा था, शुरू कर दिया था करना, लेकिन ख़ास तौर से एसएससी जो जीएसटी है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तो फॉर्म में फिलअप करा दिया और उसके बाद से मैं उसका सिलेबस देखा, तो सिलेबस में देखा कि इंग्लिश पूछ रहा है और हिंदी पूछ रहा है। तो मैं स्पेशली उसको पढ़ना शुरू नहीं किया, फिर भी मैं जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहा था, तो यूँ ही पढ़ता गया और ऐसे तैयारी चलती रही। और जब उसके बाद से मैं परीक्षा देने गया, प्री परीक्षा दिया, फिर मैं 2017 में क्वालिफाई हो गया प्री। फिर मैं मेंस देने गया। मेरा पहला अनुभव था, मेंस देने गया। मेंस की कोई तैयारी नहीं, मैं मेंस भी देने गया। मुझे ये पता था कि उसमें उसका सिलेबस देख लिया कि उसमें ट्रांसलेशन और ऐसे पूछता है। खैर एकेडमिक लेवल पे थोड़ी सी मेहनत की थी, तो ऐसे और ट्रांसलेशन भी अच्छे तरीके से हो गए और मेरा अंततः ऐसा हुआ कि इस पर सिलेक्शन हो जाएगा। मेंस में भी अच्छे खासे नंबर उठ गए थे, ठीक है। तो तब क्या होता था 2017 में, या इसके पहले 2022 की वैकेंसी के पहले क्या होता था, प्री का नंबर होता था, एक लिस्ट बनता था, मेंस के लिए क्वालिफाई होते थे लोग, फिर मेंस देते थे अपना। उसके बाद से क्या होता था कि मेरिट दोनों का जोड़ के बन के उसके बाद से मेरिट लिस्ट दिखा दी जाती थी कि किनका सिलेक्शन हुआ है, किनका नहीं हुआ है। तो उस समय मुझे लगा कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा लग रहा था हो जाएगा, ठीक है। लगभग मैंने अपनी तैयारी भी स्टॉप कर दी थी कि चलो इसमें भाई हो गया मेरा और मज़ा आ जाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली जब रिजल्ट आया फाइनल, जब मेरिट लिस्ट आई, तो मेरा उसमें नाम नहीं था, मेरा रोल नंबर नहीं था उसमें। मैंने तो बहुत निराश हुआ मैं। खैर निराशा सबको होती है सिलेक्शन नहीं होने पे, जब उम्मीद रहता है। तो 2017 में सिलेक्शन नहीं हुआ। उस समय मैंने ठान लिया कि जब बिना प्रिपरेशन का, मेरे कहने का मतलब जब स्पेसिफिक प्रिपरेशन एसएससी जीएसटी के लिए नहीं किया था तो यहाँ तक पहुँचा, अगर मन से मैं कर दूंगा तो डेफिनेटली मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो 2017 के बाद मैंने तैयारी शुरू कर दी और मैं कहा कि नहीं, इसमें ज़रूर जॉब लूँगा मैं। तो 2018 का फॉर्म भरा। अच्छा, एक बात और साथ में, मेरे साथ एक चीज़ और, मतलब चीज़ पीछा नहीं छोड़ रही थी। 2017 में डिप्लोमा कंपलसरी नहीं था। जो पीजीडीटी होता है ना, वो कंपलसरी नहीं था, 1 साल का जो डिप्लोमा होता है। 2018 से कंपलसरी हो गया। अब मेरे पास डिप्लोमा था नहीं, मुझे कुछ आइडिया था नहीं। 2018 का फॉर्म मैंने भर दिया। नोटिफिकेशन कौन पढ़ता है यार, नोटिफिकेशन डीपली मैंने पढ़ा नहीं कि डिप्लोमा कंपलसरी हो गया है। 2018 में भी प्री क्वालिफाई हुआ, फिर मेंस के लिए
मेंस लिखने के लिए मुझे बुलाया गया, मेंस भी मैं लिखा। फिर मुझे पता चला यार इसमें तो मैं एलिजिबल ही नहीं हूँ, क्योंकि इसमें डिप्लोमा कंपलसरी है। अगर डिप्लोमा नहीं है तो आप तो फिर मेंस लिखो, कुछ भी करोगे, आपका सिलेक्शन फाइनल होगा ही नहीं। तो मेंस लिखा मैं, लेकिन मैं डीवी के लिए नहीं गया। डीवी के लिए कॉल हुआ था, फिर मैं गया नहीं। मैं बोला मेरा सिलेक्शन ही नहीं होगा तो मैं जाऊंगा कहाँ से। तो 2017 2018 में भी मेंस लिखा, 2019 में भी मैंने फॉर्म भरा और मैं फिर मेंस लिखा। तीनों साल मैं मेंस लिखा। मेरे पास 2019 में भी डिप्लोमा नहीं था। मैं कंफ्यूज था कि जो पीजीडीटी होता है ये है कहाँ से किया जाए। तो मेरा जो गांव है उसके अगल बगल जो कॉलेजेस हैं मैं सर्च कर रहा था उसमें है कि नहीं। अमूमन मेरे यहाँ डीडी यूनिवर्सिटी है जो गोरखपुर में है, दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय है, उसमें पीजीडीटी नाम का कोई कोर्स ही नहीं है। तो मैं बहुत हैरान, पता करता था तो मुझे पता चला गोरखपुर में इग्नू जो है ना, इग्नू से आप कर सकते हो। तो मुझे थोड़ा कंफर्टेबल नहीं महसूस हो रहा था, मैं जा नहीं पाया गोरखपुर, तो जाके वहाँ कर नहीं पाया। फिर मैं पता करते रहा तो यूपी राजस्थान टंडन जो है, उत्तर प्रदेश राजस्थान टंडन मुक्त विश्वविद्यालय है, उसमें मैं पता करते करते पता किया कि गांव के पास एक महिला विद्यालय है, वहाँ से किया जा सकता है। तो मैं अप्लाई किया, 2020 में अप्लाई किया, 2020 में जनवरी में अप्लाई किया और दिसंबर तक जाके कंप्लीट हो गया। 12 महीनों का कोर्स होता है, 1 साल का कोर्स होता है। तो 2017, 18, 19 3 साल मैं लगातार मेंस लिखा। 20 में मैं फॉर्म भरा नहीं, 20 में सोचा कि डिप्लोमा करके भरूंगा और मैं सोचा कि 21 में आएगा तो इस बार मेरा सिलेक्शन डेफिनेट हो जाएगा। तो 20 में मैं फॉर्म भरा नहीं, 21 में फॉर्म आया ही नहीं। 21 में वैकेंसी कोई नहीं आया, कोविड का दौर चल रहा था, उस समय चरम पे थी। 2021 में फॉर्म आया ही नहीं। तो मैं बड़ा डिप्रेस्ड हो गया यार, इस बार तो लग रहा था कि सिलेक्शन हो जाएगा, डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा। पूरा प्रिपरेशन एकदम चरम पे था, एकदम मन लगा के पढ़ा था कि, लेकिन फॉर्म नहीं आने से निराश हो गया। और उसके बाद से एज भी धीरे धीरे मेरा मतलब मैक्सिमम एज की तरफ मैं बढ़ रहा था कि अगर सिलेक्शन ऐसे चाहे 1-2 बार और बाउंस कर जाए, वैकेंसी आए नहीं, ईयर गैप हो जाए, तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा, मेरा सिलेक्शन ही नहीं होगा, मैं फॉर्म ही नहीं भर पाऊंगा, क्योंकि मैक्सिमम एज को मैं क्रॉस कर जाऊंगा जो मैक्सिमम 30 ईयर्स है। तो 2021 में फॉर्म नहीं आया, फिर 2022 में फॉर्म आया और मैं 2022 का फॉर्म फिलअप किया। मेरे पास सारे एलिजिबिलिटी जो भी मांगता है था, मैंने डिप्लोमा भी अपना कर लिया था 1 साल का। और 2021 का फॉर्म, 2022 का फॉर्म भरने के बाद मैं तैयारी कर ही रहा था, बिल्कुल उस पर टूट पड़ा मैं। मतलब इस बार था करो या मरो का सिचुएशन था कि अगर इस बार नहीं होगा तो कभी भी नहीं होगा। और मैं बिल्कुल जी जान लगा के पढ़ा और ऊपर वाले की कृपा से, सबकी कृपा से क्या हुआ, 2022 में मेरा सिलेक्शन हुआ। और 2022 का सिलेक्शन हुआ तो इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि बहुत जल्दी सबको ज्वाइनिंग करा दिया, रैपिड तरीके से ज्वाइनिंग हुई है इस बार क्या चेंजेज हुए हैं। इसके पहले जितनी वैकेंसियां होती थी उसमें क्या होता था, प्री मेंस, उसके बाद से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके रीजनल जो कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय होते हैं वहाँ पे कराए जाते थे। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के बाद से आपको 2-4 महीनों के बाद से फिर एक ज्वाइनिंग लेटर इशू होता था। फिर ज्वाइनिंग लेटर आप ले जाके वहाँ पे जहाँ आपको मिलता था वहाँ ले जाके आप ज्वाइन करते थे। लेकिन इस बार प्रक्रिया बिल्कुल चेंज हो गया। इस बार क्या हुआ कि प्री मेंस का जोड़ के सीधे मेरिट लिस्ट तैयार कर दी गई और मेरिट लिस्ट में जिनका नाम आया है उनके नाम से सीधा एक लिस्ट बना दिया गया कि कहाँ किसको मिला है और वहाँ पे उसको ज्वाइनिंग लेटर इशू करके सीधे बोला गया कि आप अपने जहाँ पे आपको ज्वाइन करा है वहाँ रिपोर्ट कीजिए और वहाँ पे जो एडमिन होंगे वो आपके डॉक्यूमेंट जांचेंगे और अगर सही पाते हैं तो आप ज्वाइन कर लोगे, अगर गलत होते हैं तो वहाँ से आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। तो इस तरीके से साल भर के अंदर ही आप देखो ना, जुलाई अगस्त में फॉर्म आए थे और इस साल मैं जून में ज्वाइन कर लिया हूँ। तो 1 साल के पहले ही ज्वाइनिंग हो गई, कितनी अच्छी बात है, बहुत जल्दी से ज्वाइनिंग हो गई। तो ये जो सफ़र रहा है, जो शुरू से जो कम्पिटिटिव मूड में तैयारी करने का सफ़र रहा है, या 2017 के बाद से लग रहा था सफलता हाथ लग गई, फिर चली जा रही थी, हाथ लग गई, फिर चली जा रही थी, तो वो जो अनुभव रहा है ना, एक बड़ा ही मतलब आप कह सकते हो कि दुख भी होता था यार कि अगर हो जाता तो मज़ा आ जाता, बढ़िया रहता। और
नहीं हुआ तो फिर प्रयास करते थे कि चलो अगली बार हो जाएगा, अगली बार हो जाएगा, लेकिन जब तक नहीं होता है तो एक मानसिक उलझन बनी रहती है कि यार हो जाता तो ठीक रहता, हो जाता तो ठीक रहता। और होने के बाद से, उसके बाद से जो जीवन है ना बिल्कुल चेंज हो जा रहा है, बिल्कुल बदल जाएगा आपका जीवन। एक अलग माइंडसेट आपके अंदर, एक अलग एनर्जी आ जाएगी। इसके बाद अगर आपको कोई परीक्षा देना है तो एक अलग एनर्जी के साथ उसको आप दे सकते हो। तो होने के बाद और बहुत सारी चीज़ें हैं, एक मतलब स्टेबिलिटी आपके माइंड में आ जाती है कि चलो ठीक है भैया, इतने वर्षों का मेहनत जो मैंने किया उसका फल मिला। सबसे ध्यान देने वाली बात क्या है ना कि प्रिपरेशन जो हम लोग करते हैं किसी परीक्षा के लिए, ख़ास तौर से मैं जीएसटी के बारे में बताऊंगा कि जो तैयारी हम लोग करते हैं ना उसी में हमारी कमी होती है। मैंने भी बहुत सारी गलतियाँ की, तो अगर वो गलतियाँ कोई गाइड करने वाला होता, लगभग मैक्सिमम लोग क्या होते हैं सेल्फ प्रिपरेशन करते हैं या किसी कोचिंग से भी जुड़े हुए हैं, तो उतने नज़दीकी मतलब कोई कोचिंग में कई हज़ार बच्चे पढ़ते हैं या कई सौ बच्चे पढ़ते हैं, तो आपको उतने ज़्यादा ढंग अच्छे तरीके से गाइड नहीं किया जाता है, तो हो सकता है कि आप उस सफलता से दूर रहें। मेरे साथ भी वही रहा, नहीं तो अगर मुझे सही से गाइड किया गया होता तो मेरा सिलेक्शन और पहले हो जाता, या और पहले मुझे कोई बताया होता एसएससी जीएसटी के बारे में तो शायद और पहले सिलेक्शन मेरा हो गया रहता। 2014 में मेरा ग्रेजुएशन हुआ है, 2016 में मेरा पीजी हो गया था। तो गलती क्या होता है, गलतियाँ मैक्सिमम एस्पायरेंट्स जो गलतियाँ करते हैं, अगर उन गलतियों को आप सुधार लेते हैं तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए, अगर आप जो भी चीज़ें पढ़ते हैं सिलेक्टेड बुक से पढ़ेंगे ना तो आपका सिलेक्शन डेफिनेटली होगा। सिलेक्टेड बुक मतलब आप इसमें इंग्लिश पढ़ेंगे, हिंदी पढ़ेंगे, दो चीज़ें आपको मूल रूप से पढ़नी है। अब प्री में आपका 100 नंबर का हिंदी पूछता है, 100 नंबर का इंग्लिश पूछता है, आपका ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। मेंस में रिटन होते हैं आपके ट्रांसलेशन हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी होते हैं, और उसके बाद से आपका एस्से हिंदी और एक इंग्लिश में होता है। तो रिटन आपका राइटिंग कैपेसिटी चेक किया जाता है कि आपके अंदर लिखने की ताकत है कि नहीं। मैं आपसे बोलूँगा ना कि इंग्लिश अगर आपको अच्छे तरीके से तैयारी करनी है तो केवल एक किताब रखो, नीतू मैम का जो किताब आता है, नीतू सिंह का जो कैडी कैंपस का किताब आता है ना, इनफ है, पर्याप्त है। आप समझो पर्याप्त है। जो वॉल्यूम 1 है ना पर्याप्त है, वो ग्रामर के लिए बिल्कुल पर्याप्त है। उसमें कुछ वोकैब भी दिए हैं, वो भी शानदार है। पूरा अच्छे से आप पढ़ो, उसको अच्छे से पढ़ो, केवल एक किताब पढ़ो, कई सारी किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं शुरू में पता है क्या करता था, कई सारे पब्लिकेशंस का किताब खरीद के रखा था, अरिहंत का रखा था, मिरर ऑफ कॉमन इंग्लिश जो करके आता है उसको रखा था, फिर नीतू मैम का रखा था, फिर और भी कई सारे पब्लिकेशन का मैं रख लिया था, ऑक्सफोर्ड का रखा था, सबको पढ़ता था। कोई फ़ायदा नहीं है, केवल एक किताब पढ़ो। मतलब कई सारी किताबें पढ़ने से ज़्यादा अच्छा है कि एक किताब को कई बार पढ़ लो। तो केवल इंग्लिश के लिए नीतू मैम का किताब रखिए, ठीक है। और इसके साथ रोज़ आप कोई ना कोई आर्टिकल पढ़िए, या तो किसी मोबाइल पे पढ़ लीजिए ऑनलाइन, या कोई बुक रख लीजिए। आप रोज़ एक आर्टिकल पढ़िए, क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल भी विकसित होनी चाहिए। तो वो रीडिंग करने से ही आएगा। अगर आप रीड नहीं करते हो तो नहीं हो पाएगा। तो डेली कुछ ना कुछ रीड करो। अगर हमारी हिंदी ठीक है डेफिनेटली, लेकिन इंग्लिश में जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है ना वो बढ़ेगा, तभी हम लोग ग्रामर के क्वेश्चंस भी अच्छे से कर पाएंगे। रट्टा मार के नहीं हो पाएगा। तो डेली आर्टिकल्स पढ़ो, या जो भी आपको अच्छा लगता है। कुछ आप ऐसे ही मटेरियल कुछ खरीद के, कुछ कोई कहानी वाली किताब रख लो, या एनसीईआरटी की किताबें खरीद के रख लो, और उसको डेली रीड करते रहो, पढ़ते रहो, ताकि आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल विकसित हो। कोई वोकैब नहीं आता है तो एक डायरी रख लो, उसमें नोट करो, और एक का दो चार वोकैब डेली नोट करके उसको भी पढ़ते रहो। तो इंग्लिश के लिए नीतू मैम की किताब हो गई, ग्रामर और वोकैब उसमें इंक्लूड है, वॉल्यूम 1 ही लेना, ठीक है। और उसके बाद से रोज़ एक किताब रख लो, रोज आर्टिकल्स पढ़ो, न्यूज़पेपर से पढ़ लो, मतलब 1-2 आर्टिकल पढ़ लो रोज, ठीक है। अब 100 नंबर का हिंदी पूछता है तो हिंदी के लिए क्या पढ़े भाई, हिंदी कहाँ से पढ़े? बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारी किताबें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझ रहे हैं। एक देखिए, एक ऑथेंटिक किताब रख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, समझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। आप जो लुसेंट की हिंदी की किताब आती है उसे रख लीजिए, और अच्छे से इत्मीनान से कई बार पढ़िए। एक ही किताब पढ़िए, कई बार पढ़िए, ठीक है। या दूसरी कोई किताब रखते हैं हिंदी की तो उसे आदित्य पब्लिकेशन आता है उसे भी रख सकते हैं, या पृथ्वीनाथ पांडे की किताब आती है उसे भी रख सकते हैं। मैं तो कहूँगा आप लुसेंट रख लो, इनफ है यार। लुसेंट को कई बार पढ़ लो, ठीक है। एक लुसेंट की किताब रख लो। एक घटना चक्र की किताब आती है जिसमें प्रीवियस ईयर्स के मल्टीपल जो एग्जामिनेशंस होते हैं, कई सारी परीक्षाओं के क्वेश्चंस एक जगह करके दे दिया है,
तो घटना चक्र का एक प्रीवियस ईयर ले लो जिसमें अनेकों परीक्षाओं के हिंदी के क्वेश्चन एक जगह सम्मिलित करके दे दिया है। 2 किताबें रखो, एक ल्यूसेंट की और एक घटना चक्र की, जो इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दे दिए हैं। हिंदी आपकी गारंटी एकदम अच्छे से तैयार हो जाएगा, समझ रहे हैं। और हिंदी में न्यूज़पेपर वगैरह कभी काल आप पढ़ते हैं, हिंदी तो ऐसा ही अच्छा है, ठीक है। अब 2 किताबें पढ़ लो तो इंग्लिश के लिए आपका हो गया, किसके लिए, ग्रामर के लिए और हिंदी के लिए हो गया। अब इंग्लिश वोकैब की तैयारी कहाँ से करना है भाई, अंग्रेजी में देखो वोकैब का एक बहुत अच्छा रोल है, आपकी वोकैब अच्छी होनी चाहिए। अगर वोकैब आपकी अच्छी नहीं है ना तो इंग्लिश में आप अच्छे नंबर उठा ही नहीं सकते हो। तो वोकैब कैसे आप सही करोगे, तो ब्लैक बुक एक आती है इंग्लिश वोकैब के लिए, एसएससी के लिए खास तौर से बुक आती है, ब्लैक बुक आती है। ब्लैक बुक आप ले लो, ब्लैक बुक खरीद लो और डेली उसमें से जितना आप पढ़ सकते हो 10 20 30 मीनिंग आप पढ़ते रहो, रीड करते रहो, पढ़ते रहो, उसको रोज़ पढ़ते रहो, रोज़ पढ़ते रहो। इतनी किताबें रख लो और इसको अच्छे तरीके से पढ़ो, आप एकदम गारंटी सक्सेस को ज़रूर टच कर जाएंगे, आप ज़रूर सफल हो जाएंगे। ये तो रही कि क्या क्या पढ़ना है। मटेरियल एसएससी जीएसटी के लिए खास तौर से मैं भी कुछ वीडियोज़ बना रहा हूँ जिससे आपको ज़्यादा हेल्प हो जाए। आने वाली अभी जो आगामी वैकेंसी है जो अभी आ रही है उसके लिए मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ, इंग्लिश हिंदी सबका प्रिपरेशन मैं कराऊंगा, तो आप मेरे साथ भी जुड़ के उसका प्रिपरेशन कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि और क्या चीज़ें पूछती हैं एग्जैक्ट और क्या पढ़ना है वो सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊँगा, उससे भी पढ़ते रहिए, अपने मटेरियल भी पढ़ते रहिए। डेफिनेटली इस बार आपकी सफलता आपके पास होगी अगर रोज़ आप मेहनत करते हैं। एक टाइम टेबल बनाइए रोज़, ये नहीं है कि 10 घंटा पढ़ना है 12 घंटा पढ़ना है, आप 3-4 घंटे पढ़ो, इनफ है उतना। 3-4 घंटे पढ़ लो, बहुत मल्टीपल चीज़ें पढ़नी नहीं है इसमें, हिंदी इंग्लिश 2 ही चीज़ें पढ़नी है, तो 3-4 घंटे तो इनफ है इसके लिए। अगर आप कहीं जॉब वगैरह भी करते हो तो 3-4 घंटे पढ़ो, 3 घंटे पढ़ो, वो इनफ है, पर्याप्त है। लेकिन आप इत्मीनान से बैठ के पढ़ना, उसको इत्मीनान से बैठ के पढ़ोगे वो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा और आप सेलेक्ट जरूर हो जाओगे। समझ रहे बात को। तो ये मेरी जर्नी रही है, इस तरीके से मैंने सफलता पाई। अगर आप भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो अगर कोई आपको समस्या आ रही है तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं शेयर कर दे रहा हूँ, आप उससे जुड़ जाइएगा और जो भी परेशानी हो रही है वहाँ आप पूछिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि उनको दूर करूँ, ठीक है। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको देखने के लिए वीडियो, थैंक यू।